चिल्ड्रन, वेलकम टू शालिनी हुबली का चैनल। आज हम लोग सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे आई होप। और वो वीडियो जो है वो 2 पार्ट में बना हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम का फर्स्ट आधा हिस्सा देखा था, और सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ बाकी का हिस्सा था वो देखा। ठीक है, तो आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। अब हम देखेंगे जो सेकेंड चैप्टर है उसमें क्या कहा गया है। इस चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं क्या कहा है। लेट्स रिकॉल। इन द प्रीवियस क्लासेस you have been introduced to rock types, volcanoes and earthquakes। तो आप जब पिछली सारी कक्षा में पढ़ रहे थे तो आपको किससे किससे इंट्रोड्यूस किया गया था। रॉक टाइप्स मतलब पत्थर के कितने कितने प्रकार होते हैं उससे, वॉल्केनोस मतलब जो ज्वालामुखी होती है उससे, और अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप, उन सब से आपको परिचित किया गया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ दैट। तो आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसके हमें जवाब देने हैं। When earthquake occurs, what happens exactly? तो जब earthquake होता है, जब भूकंप आता है तो exactly क्या होता है, क्यों आता है भूकंप? तो आपको पता होगा भूकंप मतलब क्या, जब धरती हिलने लगती है, और क्या होता है जब जमीन के अंदर से एनर्जी बहुत जोर से बाहर आती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, जमीन को झटका लगता है, और वो झटके की वजह से क्या होता है, जमीन हिलता है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं अर्थक्वेक। तो क्या होता है, अर्थक्वेक होता है मतलब जमीन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी एक साथ बाहर आती है, तो उससे क्या होता है, जमीन को झटका लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और याद आ गया होगा जो आप पहले ही सीख चुके हो। हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड? तो इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? इग्नियस रॉक्स मतलब जो रॉक्स वॉल्केनो जब एरप्ट होता है ना, जब फटता है ज्वालामुखी, उसका जो लावा होता है वो ठंडा होने के बाद सूख के जो पत्थर तैयार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। और कैसे फॉर्म होता है वो मैंने आपको अभी अभी बताया। ज्वालामुखी फटने के बाद लावा जो बाहर आता है वो ठंडा होके सॉलिड हो जाता है, और उससे क्या होते हैं, इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। व्हाट इज अ वॉल्केनो? वॉल्केनो क्या होता है? तो वॉल्केनो इज ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मतलब क्या, कि ज्वालामुखी क्या होता है, एक जनरली तो ज्वालामुखी माउंटेन इसमें पाया जाता है, माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है, एंड दैट इज एक्टिव। तो जो एक ओपन एंड होता है अर्थ में, जहां से क्या होता है, अर्थ के सेंटर में जो लावा रहता है वो क्या होता है, वहां से बाहर आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे। Which materials come out during a volcanic eruption? तो volcanic eruption में कौन से materials बाहर आते हैं? तो obviously लावा आता है, अर्थ के अंदर जो सारे कोर से लेके जो सारे लेयर्स है उनमें से कुछ ना कुछ मटेरियल्स बाहर आता है। तो हर एक लेयर का कुछ कुछ हिस्सा उसमें से बाहर आता है, जैसे कि पत्थर होंगे, मेटल्स होंगे, वो सब लावा में क्या होता है, मिक्स होके सारे बाहर आते हैं। ठीक है, जो ओपन एंड होता है अर्थ का, वहां से इरप्ट होने के बाद वो सारे मटेरियल्स बाहर आते हैं। इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर दीज मटेरियल्स? तो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में रहेंगे? स्टेट ऑफ मैटर में मतलब कौन सी उनकी स्थिति रहेगी, स्थायु, जल या वायु, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, कौन से स्टेट में रहेंगे वो मटेरियल्स? तो लावा कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। लावा इज सो हॉट कि वो क्या करता है, सब कुछ पिघला देता है, अपने अंदर समा लेता है। तो लावा कौन से स्टेट में रहता है जब हॉट रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो उसे कौन से स्टेट में सारे मटेरियल्स होंगे, इसके लिए लिक्विड स्टेट में सारी मटेरियल्स होंगी। आर दिस मटेरियल्स कूल और हॉट एंड व्हाई? तो ये सारी मटेरियल्स कूल होंगी, ठंडी होंगी या गर्म होंगी? तो ये क्या होंगी, गर्म होंगी, क्योंकि वो लावा के साथ बाहर आती है। एंड व्हाई? क्यों होंगी? क्योंकि एक तो लावा गर्म होता है। लावा क्यों गर्म होता है? क्योंकि
वो कोर ऑफ द अर्थ में से आता है। तो अर्थ का जो सेंटर होता है, कोर होता है, उसमें आता है। वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वो लावा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ट्राई दिस। बॉयल हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क। आधा लीटर हमें मिल्क गर्म करना है। व्हेन द मिल्क कम्स टू अ बॉयल, स्विच ऑफ द गैस, कीप अ लिड ऑन द वेसल। तो क्या करना है, जब बॉईल हो जाएगा मिल्क, गैस बंद कर देना है और उसके ऊपर लिड रखना है, मतलब ढक्कन डालना है, जिस भी आपने वेसल में, बर्तन में वो लिया होगा वो। तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, क्या है देखते हैं। द लैटर पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैटर मतलब जो आगे आने वाला जो हिस्सा है एक्सपेरिमेंट का, मतलब ये वाला, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू यूज योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड अराइव एट सम कंक्लूजन्स। आपको अपने खुद के ऑब्जर्वेशन स्किल्स यूज करने होंगे बहुत केयरफुली, और आपको कंक्लूजन ढूंढना है। आपको ऑब्जर्व करके क्या करना है, कंक्लूजन ढूंढना है। ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स रिमूव द लिड। तो ये होने के बाद हम लोगों ने मिल्क बॉईल किया, फिर उसको क्या किया, बंद करके उसके ऊपर ढक्कन डाल के रख दिया। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, रिमूव द लिड, टेक इट टू अ साइड एंड टिल्ट इट। तो क्या करना है, ढक्कन निकालना है, बाजू में लेके जाना है और उसको टिल्ट करना है। टिल्ट करना है यानी टेढ़ा करना है, मोड़ना है। मोड़ना यानी उसको बेंड नहीं करना है, ढक्कन को सिर्फ थोड़ा टेढ़ा करना है एंगल वाइज। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, व्हाट कैन यू सी ऑन द मिल्क। तो देखिए क्या होता है, मिल्क के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, पूछा है। इन व्हाट फॉर्म डू यू सी द लेयर ऑफ मैटर ऑन द मिल्क। तो आपको लेयर ऑफ एक मैटर दिखाई देता है, वो कौन से फॉर्म में होता है। रिमूव दिस लेयर ऑफ मैटर, टेक नोट ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ दिस मैटर एंड द मिल्क एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो आपको लेयर मिल रहा है एक चीज का, वो निकालना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसका टेम्परेचर और मिल्क का टेम्परेचर चेक करके उसको नोट करना है, और ये जो सवाल दिए गए हैं उसके जवाब लिखने हैं। When the milk was kept for boiling, in which state was it? जब मिल्क को आपने बॉईल करने के लिए रखा था, वो कौन से स्टेट में था। When the milk was boiling, what did you observe? तो जब मिल्क बॉईल हो रहा था तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। What had accumulated over the lid of the vessel? जो वेसल का लिड था, जो ढक्कन था बर्तन का, उसमें क्या जमा हो गया था। टेल वेदर द मैटर accumulated on the milk is liquid or solid। तो जो मिल्क के ऊपर मैटर जमा हो गया था, जो चीज जमा हो गई थी, वो लिक्विड थी या सॉलिड थी, ये भी हमें बताना है। What was it cooler or hotter than the milk below? तो क्या वो मिल्क से ठंडा था या गर्म था, वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। ऑन विच अदर सब्सटेंसेस कैन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स बी कैरिड आउट। तो ऐसे कौन से और चीजें हैं जिसपे हम ये सेम एक्सपेरिमेंट या सिमिलर एक्सपेरिमेंट कैरी कर सकते हैं, मतलब हम लोग उस पे भी आजमा सके, ऐसी कौन सी चीजें हैं मिल्क जैसी, वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में उनके जवाब दिए गए हैं। बिफोर बॉइलिंग द मिल्क वॉज इन द लिक्विड स्टेट। तो जब बॉईल किया तो मिल्क कौन सी स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। आफ्टर इट केम टू अ बॉयल, स्टीम स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम इट। तो दूसरे सवाल का जवाब क्या था, जब बॉईल हुआ तो क्या हुआ, उसमें से स्टीम आने लगा। आफ्टर सम टाइम अ थिक लेयर ऑफ क्रीम डेवलप्स ऑन द मिल्क। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, क्रीम का एक थिक लेयर जो होता है वो मिल्क के ऊपर बन जाता है, तैयार हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मलाई कहते हैं। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द क्रीम इज लेसर देन द मिल्क बिलो। तो जो मिल्क का जो टेम्परेचर है उससे क्रीम का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये याद में रखना, मलाई का टेम्परेचर क्रीम का टेम्परेचर जो है वो मिल्क के टेम्परेचर से कम होगा। ओके।
Thus, it can be implied that the creamy layer cooled faster than the milk below it, which remained hot and in a liquid form. तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे हमें ये पता चलता है, हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं इस चीज के बारे में कि जो क्रीमी लेयर जो था, मलाई का जो लेयर था, वो जल्दी कूल हो गया मिल्क के मुकाबले. ओके, विच रिमेन्ड हॉट, और वो क्या था, मिल्क का लेयर, मिल्क जो था नीचे वो गर्म था और लिक्विड फॉर्म में भी था. अ सिमिलर प्रोसेस ऑकर्ड व्हेन द अर्थ कूल्ड. तो वैसे ही क्या हुआ, जब अर्थ ठंडा हुआ तो ऐसा ही एक प्रोसेस हुआ. तो मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया था कि अर्थ के सेंटर में जो लावा है वो क्या है, गर्म होता है और लिक्विड स्टेट में होता है. तो जैसे हमारा मिल्क जो था वो लेयर के नीचे वो क्या हो गया, वो गर्म ही रहा और लिक्विड ही रहा, और ऊपर का जो क्रीमी लेयर था वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया और ठंडा भी था मिल्क से. ओके, तो वैसे ही हम लोग के अर्थ के जो ऊपर के लेयर्स है वो क्या हो गए, कंपैरेटिवली ठंडे हो गए और कंपैरेटिवली सॉलिड भी हो गए. ऑलराइट, देखते हैं आगे क्या है. द साइंटिस्ट unanimously believe that the earth was formed out of solar system itself. तो साइंटिस्ट का क्या मानना है, साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ was formed out of solar system itself, और सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा अपने आप बन गया था. इनिशियली अर्थ was a gaseous hot balloon. तो पहले पहले क्या था, अर्थ एक गैसियस हॉट बलून था, हवा का गुब्बारा जैसा था. इट कूल्ड डाउन एज इट रोटेटेड अराउंड इटसेल्फ. तो जैसे वो खुद के आजू बाजू घूमने लगा, मतलब खुद में ही जैसे रोटेट करने लगा, तो क्या हो गया, ठंडा होते गया. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टुक प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. तो जो ठंडा होने का जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ, बाहर से अंदर की तरफ हुआ. ठीक है, तो बाहर का जो हिस्सा था, बाहरी हिस्सा, वो क्या हो गया, पहले ज्यादा ठंडा हो गया और अंदर वो धीरे धीरे ठंडा जाने लगी. एज अ रिजल्ट द आउटर लेयर crust of the earth became cooler and solid, but as we move from surface to the core, heat increases and at certain depths the interior of the earth is semi liquid. तो उसका रिजल्ट क्या आया, जो आउटर लेयर था, अर्थ क्रस्ट था जिसपे हम लोग रह रहे हैं, जो जमीन है वो कैसी हो गई, वो ठंडी हो गई एकदम और सॉलिड हो गई. लेकिन जैसे ही हम लोग अर्थ की सतह में जैसे अंदर अंदर जाते हैं, आगे आगे जाते रहते हैं, वैसे क्या होता गया, कोर की तरफ बढ़ते बढ़ते हीट इंक्रीज हो गई और कुछ कुछ जो डेप्थ थे अर्थ के अंदर, तो वहां पे क्या हो गया, अर्थ का इंटीरियर जो था वो सेमी लिक्विड था, मतलब ना ढंग से सॉलिड था ना ढंग से लिक्विड था, सेमी लिक्विड था. Man has always been inquisitive about what lies in the interior of the earth. तो इंसान को हमेशा से क्यूरियोसिटी थी, इंसान को हमेशा से सवाल थे कि अंदर क्या है अर्थ के. तो अर्थ जो है उसके अंदर की सतह में क्या क्या है वो हमें जानने की बड़ी ही क्यूरियोसिटी थी. अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर हैज नॉट बीन पॉसिबल एज येट. तो अर्थ के अंदर घुस के डायरेक्टली ऑब्जर्व करना अभी तक क्या नहीं हुआ है, पॉसिबल नहीं हुआ है. थ्रू वेरियस मेथड्स द साइंटिस्ट्स हैव ट्राइड टू एस्टिमेट अबाउट द सेम. तो अलग अलग मेथड्स का यूज करके साइंटिस्ट ने क्या किया है, अंदाजा लगाने की कोशिश की गई है. To infer about these, study of the materials coming out of volcanic eruption and the seismic waves is most important. तो इसकी वजह से क्या जरूरी है, इसको अगर हम लोग को समझना है तो क्या जरूरी है, स्टडी ऑफ मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन. तो जो सारी मटेरियल्स वॉल्केनो में से बाहर आ रही है उसका स्टडी करना, एंड सीस्मिक वेव्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और सीस्मिक जो वेव्स है उसे स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है.
ठीक है, ताकि हम लोग को एटलीस्ट कुछ कुछ तो जानकारी मिले कि अर्थ के सरफेस के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। मैटर कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनिक eruptions consists of hot magma, gases, steam, etc. तो जो मैटर आ रहा है वॉल्केनिक eruption से, अभी देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या क्या मटेरियल्स बाहर आते हैं अर्थ की सतह में से, और अभी आपको उसका जवाब भी तकरीबन उन्होंने दे दिया है कि जो मैटर है, matter coming out of volcanic eruptions consist of hot magma, gases, steam, etc. तो आपको यहाँ पे देखिए सवाल पूछ रहे थे कि क्या क्या मटेरियल्स जो है वो वॉल्केनिक eruptions में से बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जवाब भी उसका मिल गया है कि जो भी मटेरियल्स बाहर आते हैं वो क्या क्या है, क्या क्या मैटर्स है, hot magma, that is lava, gases and steam. Okay. When lava cools and solidifies, igneous rocks are formed. तो आपका पहला सवाल जो था उसका ये आंसर है कि जब लावा ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाता है, जब सॉलिड हो जाता है, स्थायी रूप ले लेता है, तो क्या होता है, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। ठीक है, जो फायर से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फायर की हेल्प से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। ओके। Through the estimates of the study of temperature, density, gravitational force and pressure, the interior of the earth was understood. तो कौन से चीजों का अंदाजा लिया, एस्टिमेट्स मतलब अंदाजा। ओके, तो अंदाजा कौन सी चीजों का लिया गया, बंद कर बोली, समझ तू नहीं बधिर। आणि आता तू फरफर फुरफुर आवाज कर मग बोलूच, आता आवाज नहीं है, गप। तो कौन सी चीजों का एस्टिमेट हमें लेना था, हमें लेना था टेम्परेचर का, स्टडी ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो जो प्रेशर था अर्थ के अंदर, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, डेंसिटी है यानी जो घनता है अर्थ की वो, और टेम्परेचर, उन सब का स्टडी करके हम लोगों ने अंदाजा लिया कि अर्थ के इंटीरियर में जो भी है सतह के अंदर क्या क्या होगा और कैसा होगा अर्थ। ओके, अंदर से। फॉर इंस्टेंस, when we go deep into a mine we feel an increase in temperature। तो जब हम लोग माइन के अंदर, मतलब जो खान होती है, खान के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर हम लोग को बढ़ता हुआ महसूस होता है। सिमिलरली द मैग्मा कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनोस फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज हॉट। तो उसी तरह क्या होता है, जो मैग्मा है, जो लावा है, जो अर्थ के अंदर से, इंटीरियर से बाहर आ रहा है, वो क्या होता है, गर्म होता है। सच एस्टिमेशंस वर मेड बाय द जियोलॉजिस्ट। तो जो जियोलॉजिस्ट थे, ओके, उन लोगों ने क्या किया, जो ऐसे सतह का पढ़ाई करते थे, उन लोगों ने क्या किया, इसका स्टडी करके पता लगाया, ये अंदाजा लगाया कि क्या होगा, अर्थ का अंदर का जो इंटीरियर का जो मैग्मा है वो भी क्या रहेगा, हॉट रहेगा। ठीक है। सेवरल अर्थक्वेक्स ऑकर इन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर। तो एक साल में क्या होता है, बहुत सारी अर्थक्वेक होती है अर्थ के ऊपर। ओके, सीस्मिक वेव्स आर जनरेटेड। तो उससे क्या होता है, सीस्मिक वेव्स जनरेट होती है। दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये वेव्स क्या करती है, अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर क्या करती है, ट्रैवल करती है। The study of the direction and velocity helps us to estimate about the interior of the earth। तो उनकी जो डायरेक्शन की स्टडी है और उनकी वेलोसिटी की जो स्टडी है वो क्या होती है, हमें हेल्प करती है अंदाजा लगाने के बारे में कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा होगा। Man has also tried to dig deep boreholes in the interior to know more about the same। तो इंसानों ने क्या किया है कि बहुत गहरा गड्ढा
जो है वो खोदने का भी ट्राई किया है कि हम लोग जान पाए कि अर्थ की सतह के अंदर क्या क्या है। इसके लिए think about it. We can dig deep from one side of the earth and come out from the other side. Okay. Can we dig deep from one side of the earth and come out from the other side? तो क्या हम अर्थ को एक साइड से खोद के दूसरी साइड से बाहर निकल सकते हैं? राइट योर इमेजिनेशंस इन योर नोटबुक्स एंड डिस्कस इन क्लास। तो आप क्या कीजिए, आपको जो लगता है, आपकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, उसको अपनी नोटबुक में लिखिए और अपने क्लास में उसे डिस्कस कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी इमेजिनेशन के बारे में। नोट, teachers should listen to the ideas of the student and direct the topic towards the earth interior. ठीक है, आपके ये टीचर्स के लिए नोट है, आपके लिए कुछ नहीं है। ओके, तो आप या सोचिए कि कैसा होगा कि अगर आप एक साइड से अंदर जाएंगे अर्थ के और आप दूसरे साइड से क्या निकल सकते हैं सच में, जैसा हम लोग को कार्टून्स में वगैरह दिखाते हैं, ऐसा क्या सच में हो सकता है? आप सोचिए, इमेजिन कीजिए और मुझे बताइए। Do you know our Earth was formed approximately 4.6 billion years ago? तो अर्थ क्या हुआ था, कब बना था? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। इनिशियली द अर्थ वाज इन गैसियस स्टेट। तो अर्थ पहले कैसे था? गैसियस स्टेट में था। जैसे हवा का गुब्बारा हम लोगों ने देखा, ऊपर सीखा, वैसे ही था। इट स्टार्टेड कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन की प्रोसेस की वजह से वो क्या होता गया? ठंडा होता गया। द अर्थ देन लिक्विफाइड। ओके, तो गैसियस का क्या हो गया? बाद में रेडिएशन की वजह से लिक्विफाइड हो गया, तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया। विथ टाइम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कूल्ड फर्स्ट। तो टाइम के साथ साथ क्या हो गया? जो आउटर मोस्ट पार्ट था अर्थ का, सबसे बाहरी जो हिस्सा था, बाहरी सतह क्या हो गई? वो सबसे पहले ठंडी होती गई एंड बिकेम सॉलिड, और सॉलिड भी हो गई, हाँ, जम गई। दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? उसकी क्रस्ट कहते हैं। इवन टुडे आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन गैसियस स्टेज। तो आज भी ऐसे कुछ कुछ प्लैनेट्स है बाहरी जो साइड में है, जो सन से काफी दूर दूर है, ऐसी भी प्लैनेट्स है जो कौन से है स्टेट में? गैसियस स्टेट में है। ओके, the composition of Earth's interior. Try this. Carry out the following activity by dividing the students into two groups. Use the picture on the back cover for the reference. तो ये हम लोग को क्लास एक्टिविटी के लिए दिया गया है, अभी इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है? फिर भी हम लोग ये एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर कैसा है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा बना है, ये अंदाजा जैसे लगाया गया है उसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। टेक क्ले बॉल्स ऑफ 3 कलर्स, रेड, येलो एंड ब्लू। 3 कलर के क्ले बॉल्स लीजिए, रेड, येलो एंड ब्लू कलर के। मेक अ रेड बॉल बिगर। तो लाल वाला जो बॉल रहेगा उसे क्या कीजिए? बड़ा बनाइए। रोल आउट द येलो कलर बॉल, you will get a flat roti like structure. Place the red color ball inside the yellow one like you fill puran in the puran poli. तो आपको क्या करना है? फिर सेकंड कलर कौन सा लेना है? येलो कलर लेना है और उसका बॉल बनाना है। फिर उसे रोटी जैसे मम्मी बेलती है ना, वैसे उसको बेलना है, ठीक है? और वो क्या करना है? रेड कलर बॉल के आसपास, जैसे हम लोग मोदक में ऐसे भर के उसको कैसे स्टफ करते हैं, या पूरन पोली में भर के कैसे उसका वापस गोला बनाते हैं ऊपर से, वैसे हमें बनाना है। गिव इट अ शेप ऑफ स्फीयर। और उसे कौन सा स्फीयर देना है? जो स्फीयर कौन सा शेप देना है? स्फीयर का शेप देना है, मतलब उसका गोला बनना चाहिए। तो देखिए, जो पूरा राउंड है और अंदर से भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। Now roll out the blue ball and fill the yellow one in it as done earlier. तो क्या करना है? अभी जैसे हम लोगों ने येलो बॉल को रोल आउट किया था, वैसे ही ब्लू बॉल को भी रोल आउट करना है रोटी के जैसे, और उसमें वो जो येलो बॉल हम लोगों ने रखा था जिसके अंदर रेड बॉल रखा हुआ था, वो दोनों उठा के, मतलब
रेड बॉल जिसपे हम लोगों ने येलो बॉल लपेटा था वो उठा के हमें क्या करना है, ब्लू बॉल के अंदर फिल करना है और उसका भी क्या करना है, स्फीयर बनाना है। ओके, शो द कॉन्टिनेंट्स इन येलो ऑन दिस पेयर लाइक अ ग्लोब। तो येलो जो है उसको क्या कैसे दिखाना है, ग्लोब पे कैसे कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं उससे बनाना है। मतलब ग्लोब पे कैसे कॉन्टिनेंट्स हमें दिखाई देती है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, वैसे उसमें कॉन्टिनेंट्स कट करके लगाना है, बनाना है। टू सी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कट द स्फीयर एग्जैक्टली इन हाफ। तो हमें क्या करना है, अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखना है, अर्थ के अंदर कैसा होता है, तो हमें क्या करना होगा, जो हम लोगों ने बॉल पूरा बनाया हुआ है ब्लू बॉल तक और उस पर कॉन्टिनेंट चिपकाए है, उससे क्या करना है, कट करना है आधे में और देखना है, ऑब्जर्व करना है। यू कैन सी वेरियस लेयर्स ऑफ कलर्स इनसाइड लाइक द लेयर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो आपको क्या दिखेगा, अलग अलग कलर के लेयर दिखेंगे, जैसे अर्थ के अंदर के कलर्स, अर्थ के अंदर के लेयर्स होते हैं वैसे। नेम दिस लेयर्स, और ये लेयर्स को हमें क्या करना है, नाम देना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्यों आपको करवाई है, इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। While going from the Earth's surface to its core, major changes occur in temperature and density. जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से लेके कोर तक जाते हैं तो क्या होता है, मेजर टेम्परेचर में चेंजेस आती है और डेंसिटी में भी मेजर चेंजेस आती है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है टेम्परेचर एंड डेंसिटी। With respect to these two elements, the Earth's interior can be divided into following layers. तो अर्थ का टेम्परेचर और डेंसिटी का जो चेंजेस होता है, उन्हें अगर हम लोग ये दो एलिमेंट्स को ध्यान में रखें तो क्या होगा, अर्थ इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग लेयर्स। तो अर्थ के इंटीरियर हम लोग ये जो लेयर्स है इनमें डिवाइड करेंगे। ओके, द लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इसका क्या हो गया, टाइटल हो गया। यहाँ पे आपको समझने के लिए ट्री डायग्राम दिया गया है। फर्स्ट विल बी क्रस्ट, सेकेंड विल बी मैंटल, थर्ड विल बी कोर। तो अभी ये जो फर्स्ट लेयर है उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। तो एक जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स पे मतलब जमीन का हिस्सा जो है, एक्चुअली द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो लैंड पोर्शन ऑफ द क्रस्ट है उसके ऊपर का क्रस्ट का लेयर, और ओशियनिक क्रस्ट मतलब जो ओशियन के नीचे का जो क्रस्ट है, ओशियन की जो सतह है, सी बेड वाली जो हिस्सा है, वो क्रस्ट हम लोग अर्थ का लेंगे। तो क्रस्ट के दो हिस्से कौन से है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। तो उसमें लैंड वाला जो हिस्सा है वो कॉन्टिनेंटल और जो ओशियन वाला हिस्सा है वो ओशियनिक क्रस्ट। ओके, सेकेंड जो हिस्सा है वो क्या है, मैंटल। तो उसमें कौन से हिस्से हैं, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल, ऐसे दो हिस्से बनाए गए हैं। अपर मैंटल मतलब ऊपर की तरफ वाला मैंटल एंड लोअर मैंटल मतलब नीचे की तरफ वाला मैंटल। ओके, और इसका कोई ऐसे डिटेल आपको कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया अभी तक तो नहीं है। ओके, आपको ये समझाएंगे बाद में। कोर, ये है हमारा थर्ड पार्ट, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आउटर कोर मतलब बाहर का जो कोर में का ये जो बाहरी हिस्सा है वो, और इनर कोर मतलब कोर में का जो अंदरूनी हिस्सा है वो। तो सबसे सेंटर जो है अर्थ का वो क्या है, इनर कोर। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल एंड क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक बोथ। तो यहाँ पे इनर कोर देखिए, सबसे अंदरूनी जो हिस्सा है स्फीयर, जो हम लोगों ने रेड बॉल बनाई थी वो वैसा क्या है, इनर कोर है। फिर आउटर कोर आता है, फिर आता है मैंटल, फिर क्या आता है, अर्थ क्रस्ट जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो। ठीक है, उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब ये जो लैंड पोर्शन वाला क्रस्ट है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एंड ओशियनिक क्रस्ट क्या है, जो ओशन के नीचे का जो सी बेड है वो वाला जो क्रस्ट है उसे क्या कहेंगे हम लोग, ओशियनिक क्रस्ट। डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो ये जो 2.1 फिगर है इसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है अर्थ इंटीरियर का। द क्रस्ट,
The uppermost layer of the earth's surface is in solid state and is called the crust. तो अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है और उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. The thickness of the crust is not the same everywhere. तो अर्थ का जो क्रस्ट का थिकनेस है वो क्या है, हर जगह सेम है क्या, नहीं है, वो क्या है, थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें. ओके, ऑन एन एवरेज इट इज 30 to 35 किलोमीटर. तो एवरेज क्या है, 30 to 35 किलोमीटर. तो ये देखिए, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ नोइंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हम लोगों ने बनाई थी एक्टिविटी में, जो रेड येलो और ब्लू कलर से क्ले बॉल बनाई थी, उसके यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं. ठीक है, तो आप ये देख लीजिए. पहले की देखिए कैसे सारी चीजें आपको बताइए, आपको क्या बोला है. देखिए यहाँ पे कटर है, पेंसिल है, ग्लू है और 3 कलर की क्ले है, रेड येलो एंड ब्लू. ओके, पहले हमें रेड बॉल बनाई, फिर उसको स्फीयर शेप पूरा बनाया, तो पूरा बॉल शेप में उसको बनाया. फिर ये जो येलो बॉल थी उसको हम लोगों ने पतला रोटी के जैसे बेल लिया और उसको उसमें क्या रखा, रेड कलर की बॉल रखी. ओके, फिर उसे भी हम लोगों ने क्या किया, ये जो साइड का जो ये है रोटी वाला जो हिस्सा है येलो, वो उस पर कवर कर दिया और उसका भी बॉल बना लिया. फिर ये देखिए येलो बॉल यहाँ पे बन गई. फिर ब्लू कलर की हम लोगों ने ये बनाई, रोटी बनाई और उसमें येलो बॉल डाल के कवर कर दिया, फिर उसका स्फीयर बना दिया. अब हम लोगों ने जैसे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वैसे ये कलर की मदद से ऊपर बना लिए कलर के कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, अब हम लोगों को कट करने को बोला था, अगर हम लोग एग्जैक्टली हाफ में कट करेंगे तो हमें अलग अलग कलर के लेयर्स दिखेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट का जो था डेमोन्स्ट्रेशन था. अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर के साथ. तो वहाँ पे कहा गया था कि वो एवरेज कितना अर्थ क्रस्ट का थिकनेस होता है, 30 to 35 किलोमीटर जो होता है वो थिक होता है. तो यहाँ पे आपको दिया होगा शायद से, देखिए ये क्रस्ट है, दैट इज एवरेज 30 किलोमीटर थिक. ओके, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट्स इज फ्रॉम 16 to 45 किलोमीटर. तो कॉन्टिनेंट के नीचे की थिकनेस कितनी है, जो लैंड पोर्शन है वो कितना थिक होता है, 16 से लेके 45 किलोमीटर तक थिक होता है. 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंजेस एंड लेस दैन 10 किलोमीटर अंडर द ओशियंस. तो माउंटेन रेंजेस में कितना थिक होता है, 40 किलोमीटर तक एवरेज थिक होता है अर्थ क्रस्ट. एंड ओशियन जहाँ पे है वहां पे कितना होता है, 10 किलोमीटर या उससे भी कम थिक होता है. एज वी मूव डीपर अंडर द सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो जैसे हम लोग सरफेस के अंदर डीप मूव करने लगेंगे, अंदर अंदर जाने लगेंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जाएगा. आफ्टर दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस एंड अगेन इंक्रीजेस इन द कोर. उसके बाद क्या होगा, जो टेम्परेचर जो बहुत बढ़ गया था वो थोड़ा कम बढ़ने लगेगा, मतलब कम हो जाएगा टेम्परेचर. और जैसे हम कोर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर वापस इंक्रीज हो जाएगा. At the center of the earth, the temperature is around 5500 degrees to 6000 डिग्री सेल्सियस. तो सेंटर ऑफ द अर्थ में कितना टेम्परेचर होता है, 5500 डिग्री से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है. The crust is the thinnest of all the layers when compared to the mantle. तो जो mantle and the core, तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो सबसे थिनेस्ट लेयर है अगर मैंटल और कोर से आप कंपेयर करें तो. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स. वो क्या होगा, 2 सब लेयर्स में डिवाइड हो सकता है. ओके, तो इसके यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दूसरा जो पार्ट था हमारा था ओशनिक क्रस्ट. तो हम लोग देखते हैं अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें क्या कहा गया है, द कॉन्टिनेंट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका. तो कॉन्टिनेंट्स किससे बने हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, सिलिका है. सिलिका इज द कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट्स. तो सिलिका क्या है, सिलिकॉन एलिमेंट्स का कंपाउंड है. एंड
एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना गया है क्या? कॉन्टिनेंट्स। ओके, बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रपोर्शन इन दिस लेयर, द लेयर वाज अर्लियर नोन एज Cl। तो क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम का ज्यादा प्रोपोर्शन पाया जाता है अर्थ के इस लेयर में, उससे पहले क्या बोला जाता था? Cl बोला जाता था। तो Si फॉर सिलिका एंड Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, तो उसे Cl कहा जाता था। द डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 2.65 to 2.90 ग्राम per centimeter cube. The density of continental crust is 2.65 to 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसका डेंसिटी कितना है? 2.65 से लेके 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतना है। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर। तो ये लेयर का थिकनेस कितना है? तकरीबन 30 किलोमीटर इतना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, जैसे हम लोगों ने ऊपर डायग्राम में देखा। ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर। तो जो ग्रेनाइट के रॉक्स होते हैं वो किस में मिलते हैं? इस लेयर में मेनली मिलते हैं और पाए जाते हैं। ओके, आगे है ओशनिक क्रस्ट। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द क्रस्ट। तो ये क्या है? दूसरा जो लेयर है क्रस्ट का वो। तो पहले था सबसे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और अभी दूसरा कौन सा है? ओशनिक क्रस्ट का दूसरा लेयर है। तो फर्स्ट, क्योंकि ज्यादा उसका थिकनेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये फर्स्ट लेयर हो जाता है, और कम थिकनेस वाला ओशनिक क्रस्ट क्या होता है? सेकेंड लेयर हो जाता है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो किससे बना होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना होता है। तो हम लोगों ने देखा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना था? सिलिका और एल्यूमिनियम से बना था, और ये जो है ओशनिक क्रस्ट वो बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम से। इट वाज अर्लियर कॉल्ड सीमा। तो जैसे उसे सीला कहते थे, इसे क्या कहते? Cl कहते थे, इसे क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 किलोमीटर थिक। तो ये लेयर क्या है? तकरीबन 7 से लेकर 10 किलोमीटर तक थिक है। द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी कितना है? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, in this layer basalt and gabbro rocks are mainly found। तो basalt and gabbro ये जो rocks है इस layer में क्या होते हैं? generally पाए जाते हैं। Always remember elements found in various layers of the earth's interior। तो अलग अलग layers में क्या क्या मिलता है earth interior में, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ क्या क्या मिलता है उसकी नाम यहाँ पे है। तो पहले आता है सिलिकॉन, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन वापस से, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा निकेल, एंड देन लास्ट में फेरिस दैट इज आयरन। ठीक है, और ये इनके क्या है? सारे एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं साइंटिफिक, उसका जो डिनोट करते हैं जो लेटर्स से वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, do you know there is a discontinuity between the continental crust and oceanic crust? It was first deduced by a scientist called Conrad and is named after him as Conrad discontinuity। तो ये जो है आपको पता था क्या कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में क्या है? डिसकंटिन्यूटी है, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या है? बीच में क्या है? कंटिन्यूड नहीं है, वो डिसकंटिन्यूड है। तो अलग अलग पोर्शंस है दो। ओके, तो ये जो है पहले सबसे फाइंड आउट किसने किया था? कॉनराड नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और उसके बाद ही उससे क्या नाम दिया गया? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी ऐसे नाम दिया गया। देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड द मैंटल टू। तो जैसे दो क्रस्ट के लेयर्स के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, वैसे ही मैंटल के और क्रस्ट के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी है। इट इज नॉट अटैच्ड टू ईच अदर। ओके, तो क्या है? डिसकंटिन्यूड है। दिस डिसकंटिन्यूटी वाज डिड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड मोहोरोविसिक।
तो जो साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा, ये जो डिसकंटिन्यूटी है उसको पता चला, उसका नाम क्या था, मोहोरोविसिक था। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम एज मोहोर डिसकंटिन्यूटी। तो उसके बाद उसका नाम क्या पड़ा, वो साइंटिस्ट के ऊपर से मोहोर डिसकंटिन्यूटी ऐसा पड़ा। देयर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द मैंटल एंड कोर टू। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंटल और कोर के बीच में भी क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो सारे लेयर्स ऑफ अर्थ है वो क्या है, दे आर नॉट कंटिन्यूस, दे आर डिसकंटिन्यूड। ओके, वो अलग अलग पोर्शंस है, अलग अलग पैचेस में है। ओके, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर ग्यूटेनबर्ग, अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। तो ये बात किसने डिस्कवर की, ग्यूटेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। ओके, तो अभी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और ये होगा हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जो कि है सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का। ओके, और हम लोग अगला जो है मैंटल से लेके कोर और जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स है और रिवीजन जो है ये चैप्टर का, वो हम करेंगे अगले पार्ट में इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप तब तक के लिए ये पार्ट देखिए। इसके पहले का जो फर्स्ट लेसन है वो भी अपलोड कर दिया है 2 पार्ट्स में, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा और आपको सारे वीडियोस आपके आपके स्टैंडर्ड के आसानी से प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन के लिए वो ज़रूर टैप करना, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।